हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 बायोलॉजी। चैप्टर 3 में चर्चा करेंगे जन्म, स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन, हेल्थ के बारे में। देखिए, जब रिप्रोडक्शन होगी तो रिप्रोडक्शन है हेल्थ भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि विदाउट यदि मान लीजिए कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उससे संबंधित रोग भी होते हैं। तो उन सभी जन स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं बच्चों। एक दे रखा है यहाँ पे आपका स्वपात्र निषेचन सहायक जनन औषध प्रौद्योगिकी एक विधि है। इस प्रक्रिया में अंडाणु एवं शुक्राणु का निषेचन मादा शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है। फिर कुछ समय बाद भ्रूण को मादा के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। स्वपात्र निषेचन IVF जिसको नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है पुरुषों की शुक्रवाहिनी सेमनीफेरस ट्यूबवेल्स को शल्य चिकित्सा द्वारा अवरुद्ध करके निषेचन को रोका जाता है, जिसको हम नसबंदी के द्वारा नाम से जानते हैं। उसके बाद एक आता है MTP। MTP का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अनचाहे गर्भ का समापन करना। MTP क्या होती है? तो यह जो है असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक विधियों की असफलता, बलात्कार या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले रोग से माता या भ्रूण दोनों की जान का खतरा आदि दशाओं में अनिवार्य है। क्या? MTP। स्त्री के गर्भधारण के 3 माह पूर्व का समय MTP के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक, जिसको आवासन भी के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि 3 महीने के बाद इसके बाद का समय अधिक जोखिम वाला होता है। यह कार्य केवल योग्य चिकित्सक द्वारा ही कराया जाना चाहिए तथा बार बार गर्भपात स्त्री के स्वास्थ्य को कमजोर बना देता है। बार बार यदि अनचाहे अबॉर्शन कराते हैं या अनचाहे बच्चे को जो है बार बार जो है दवा का प्रयोग करके खिला देना या उस बच्चे का अबॉर्शन करा देना या गिरा देना, ये सारी चीज़ें जो होती है एक स्त्री के लिए बहुत ही जनन स्वास्थ्य के लिए जो होती है बहुत ही घातक सिद्ध होती है। एक देखिए वैक्सोटॉमी होता है, जो पुरुषों में नसबंदी की प्रक्रिया को कहते हैं वैक्सोटॉमी। और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है? जो महिलाओं के अंदर नसबंदी होती है उसको ट्यूबेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। और यह परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं, वैक्सोटॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। उसके बाद यहाँ पे आता है मानक परिस्थितियाँ। मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का निषेचन, मतलब शरीर के बाहर कि इस तकनीक को हम स्वपात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहते हैं। और यह जो चीज़ें हैं इस समय बहुत बड़ी बड़ी शहरों में जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चाहे पटना ले लीजिए, दिल्ली, बनारस, लखनऊ, ठीक है ना, मतलब बड़े बड़े शहरों में जो डेवलप सिटी हैं उन डेवलप सिटी में जो है आपको IVF जो है देखने को मिलेंगे। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती क्या है? इस GIFT गिफ्ट गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। अभी मैंने बताया, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्या पुरुष से संबंधित है? 2020 के WG कोड वाले में पूछा गया है। वैक्सोटॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी एंड कोई नहीं। मैंने पहले ही बताया कि पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटॉमी कहते हैं। वैक्सोटॉमी है क्या? तो वैक्सोटॉमी पुरुषों में नसबंदी तथा ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं में नसबंदी परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ है। इसमें क्या होती है कि जो शुक्रवाहिनियाँ होती है उन शुक्रवाहिनियों को ही काट दिया जाता है कि इंटरकोर्स के दौरान, संभोग के दौरान या रिलेशनशिप में आने के दौरान, ठीक ना, शुक्राणु जो है महिला के वैजाइना में ना जा सके, ठीक है। ये विक कर दिया जाता है, उसकी नली को काट करके बंद कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखा है, शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडे में प्रवेश करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? 2019 के FR में पूछा है, तो इसको कहते हैं ICSS, सॉरी
ICSI कहते हैं, ICSI। ICSI क्या है ना? तो इसको बात कर लेंगे तो इंटरनल सेल स्पर्म, ठीक ना, मतलब अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण होता है। अगला प्रश्न है कि इम्नियोटिक द्रव की कोशिकाओं में से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो देखिए, लिंग गुणसूत्र के माध्यम से जो होता है शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है, और यह जो होता है वह पुरुष के माध्यम से होता है, पुरुष के लिंग के निर्धारण से होता है, लिंग गुणसूत्र से निर्धारित होता है, माता के लिंग गुणसूत्र से निर्धारित नहीं होता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या क्या है? IVF, ICSI, IUT, जैफ्ट, IVF, ये सभी, देखिए ये सभी है, IVF, ICSI ये सभी आते हैं जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी में सहायता करते हैं। अब देखते हैं पात्र निषेचन के बारे में। देखिए, पात्र निषेचन क्या है, IVF क्या है, पात्र निषेचन IVF जिसको कहा गया है कि IVF क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, ये पूछा गया 2023 के CI, 2022 के CR कोड में और GR कोड में। देखिए, पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF क्या होता है? देखिए, निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। कृत्रिम क्या है, मतलब जिन महिलाओं के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, IVF जो होती है, जगह जगह पे हॉस्पिटल खुल चुके हैं, तो IVF जो होती है एक कृत्रिम प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकाल लिया जाता है। कोई महिला है, जैसे बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि बिना शादी के क्या करना, बच्चे को जन्म देना, तो वैसे अंडे को निकाल लिया जाता है महिला के शरीर से, ठीक है, अंडाशय से अंडे को निकाल करके उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है। द्रव माध्यम में शुक्राणु लिया जाते हैं और कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। जब निषेचन करा दिया जाता है, ठीक है, मान के चलिए किसी अ, किसी स्वस्थ पुरुष या किसी इंटेलिजेंट पुरुष का स्पर्म को लेकर के, ठीक है, रखा गया, प्रयोगशाला में रख दिया गया है। फिर किसी महिला के, जो महिला जो है बच्चे को जन्म देना चाहती है इस प्रकार से, तो उसके अंडाशय से अंडे को निकाला गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा प्रयोगशाला में। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जब निषेचन की प्रोसेस हो जाएगी, तो उसको उठा करके, ठीक ना, और महिला के गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, और धीरे धीरे जो होता है ये बच्चे का रूप ले लेता है। यहाँ पे देखते हैं जिफ्ट और MTP का पूरा नाम क्या है। जिफ्ट जिगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्रांसफर, और MTP है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि IVF का पूरा नाम क्या है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, और गिफ्ट का पूरा नाम है कैमनॉट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखिए, अगला प्रश्न है कि गर्भ निरोधक मतलब गर्भ को रोकने वाला क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध मतलब बैरियर, रोध का मतलब क्या होता है, रुकावट करना, प्रति विरोध करना, विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब किस किस प्रकार से जो है गर्भ निरोध को रोका जा सकता है। पहला दे रखा है यहाँ पे पुरुष नसबंदी, जिसको वैक्सोटॉमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पुरुषों के शुक्रवाहिनी को शल्य चिकित्सा द्वारा अवरुद्ध करके निषेचन को रोका जाता है। शल्य चिकित्सा के माध्यम से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। मान के चलिए कि ये जो है पुरुषों का अंडाशय है, और इस अंडाशय से जो है यहाँ से शुक्रवाहिनियाँ निकली हुई है, यहाँ से निकली हुई है, और ये वाला हिस्सा जो है पेनिस है। तो अब क्या होता है कि जब ये अंडाशय जो जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस से शुक्र यहाँ पे शुक्राणु बन रहा है, और ये शुक्राणु जो इस नली से होकर के जाकर के यहाँ पे शुक्राशय जो जो क्या होता है आपका यूरिन ब्लैडर होता है, उसी के पास शुक्राशय होता है, वहीं पे एकत्रित होती है। अब क्या किया जाएगा, तो जो मेन लीड करने वाली नसें हैं इसी को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या करता है, काट करके इधर बांध दिया जाता है, और इसको भी बांध दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को वैक्सोटॉमी कहते हैं, और इस प्रकार से जो है मतलब देखिए इंटरकोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट क्या होगा कि शुक्राणु जो होंगे महिला के जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, वैजाइना तक नहीं जाएंगे शुक्राणु। दूसरा चीज़ आता है कंडोम। ये क्या होती है, देखिए ये निरोध जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग पुरुषों द्वारा मैथुन क्रिया से पहले किया जाता है। यह जैविक पदार्थ की बनी एक थैली होती है। जैविक पदार्थ बायो
मैटर से बनी होती है, जिसे हम पुरुष अपने जननांग पर, पुरुष क्या होता है, जो अपना जननांग होता है, पेनिस होता है, लिंग होता है, उसके ऊपर एक आवरण के रूप में बांध लेता है। इसमें वीर्य एक थैली में गिर जाते हैं, और जो इस थैली को, जो बैग को पहन लेता है, उसके बाद जो होता है, जो उसका स्पर्म निकलता है वो उसी थैली में एकत्र हो जाता है एवं शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं का सन्निषेचन से बच जाता है। लेकिन कभी कभी जो होता है, शल्य चिकित्सा के अंतर्गत जो होता है, कभी कभी देखने को ये मिलता है कि यह जो निरोधक है, पहनने के बाद भी क्या होता है कि कभी कभी जो होती है, ये सुनने में आता है कभी कभी ये डॉक्टरी चिकित्सक के द्वारा, कि यह फट भी सकता है। ठीक है, क्योंकि इतनी इसकी लेयर पतली होती है, ये फट भी सकता है, और फटने के बाद जो है अंडाणुओं और शुक्राणुओं का जो होता है मिलन, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है। चिकित्सीय सगर्भता, स मतलब सहित, गर्भता में गर्भता के सहित, समापन से क्या तात्पर्य है। 2023 सीजी में पूछा गया कोड में प्रश्न है। तो देखिए, गर्भकाल पूरा होने से पहले ही अनचाहे गर्भ की ऐच्छिक समापन की क्रिया चिकित्सीय सगर्भता कहलाती है। सामान्यतः इसे उत्प्रेरित गर्भपात कहते हैं। मान के चलिए कोई लड़की, कोई महिला किसी अनजाने या किसी गैर मर्द से संबंध बना लेती है, और बाद में उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह उस अनचाहे बच्चे को गिराना चाहती है। अब उस अनचाहे बच्चे को गिराने का रीजन क्या है, या तो दवा खाएगी, या तो उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और उसका अबार्सन कराएंगे, उसकी सफाया कराएंगे। वो भी कब तक कराया जा सकता है, जब तक कि बच्चा 3 महीने तक का है। मतलब 3 महीना से पहले जो कराना थोड़ा सा महिलाओं के लिए क्या माना गया, सेफ माना गया। अन्यथा उसके बाद जो होगी, महिलाओं को बहुत कष्ट हो सकती है। यदि महिला ऐसे नहीं करती है, दवा खाती है बार बार, तो उसके क्या होगा कि जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसमें सूजन आ सकते हैं। यदि इसकी बेहतर तरीके से सफाई नहीं होती है, तो कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। इसलिए इसमें जो होती है, महिला के लिए जनन स्वास्थ्य जो होती है बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता कहते हैं। मतलब अनचाहे गर्भ को क्या करना, समय से पहले अपनी इच्छा के अनुसार क्या करना, उसको समाप्त कर देना। नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, आइए देखते हैं। देखिए कि भ्रूण के लिंग, भ्रूण जो है उसका लिंग लड़की है या लड़का, तथा भ्रूण की जन्मजात विकारों का पता लगाने के लिए, भ्रूण की जन्मजात मतलब अनुवांशिक लक्षणों का पता लगाते हैं कि इसके अंदर कोई रोग तो नहीं है, या यह लिंग लेडीज है, जेंट्स है, कि विधि को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय से निकाले गए द्रव की जांच से भ्रूण के विकास एवं उसके लिंग का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो बच्चा होता है, मान के चलिए कि बच्चा पेट के अंतर्गत जो है इस प्रकार से है, और इसके चारों तरफ जो है पानी भरी होती है, तो इस पानी से क्या किया जाता है, लगभग 5 ml पानी को निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो है टेस्ट किया जाता है कि बच्चे का जो है और लिंग क्या है, मतलब ये लड़का है, ये लड़की, बच्चा है, बच्ची। तो इस कंडीशन में जो होता है, इसी को एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। अगला दे रखा है कि आईटीयू, आईटीयू तकनीकी से आप क्या समझते हैं। देखिए, 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक अवस्था में भ्रूण का स्थानांतरण अंतर्गर्भाशयी अवस्था, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, जिसको आईटीयू कहते हैं, आईयूटी के नाम से जानते हैं। तो 8 कोश की अवस्था से अधिक अवस्था में भ्रूण का स्थानांतरण करना ही अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण, ट्रांसफर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन करें। अब देखिए, बंध्य जिसको हम बाज कहते हैं, बाजपन कहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए क्या तकनीकी है। 2020 WI में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, बार बार ये नहीं हो सकता कि महिला, जिस महिला के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, और महिला जो है बच्चा नहीं उत्पन्न कर पा रही है, बच्चे से, महिला से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तो लोग जो होते हैं महिला को गलत साबित कर देते हैं कि इसके अंदर कमियां है। बार कभी कभी क्या होता है, पुरुषों के अंतर्गत कमियां आ जाती है, जिसकी वजह से जो है पुरुषों को भी सही इलाज कराना चाहिए और महिलाओं को इलाज कराना चाहिए।
पुरुषों के शुक्राणुओं में कमी की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे वो दंपति को हम क्या कहते हैं, बंध्य दंपति के नाम से जानते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष जो संतान उत्पन्न में क्या करते हैं, सक्षम नहीं होते, उसको हम बंध्य दंपति के नाम से जानते हैं और इस घटना को बंध्यता कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, बंध्यता। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, यह कमी स्त्री व पुरुष दोनों में हो सकता है। ठीक है, बच्चा ना पैदा होने की रीजन क्या हो सकती है, पुरुष में भी हो सकता है, महिला के अंतर्गत भी हो सकती है। तो इसके लिए केवल स्त्री को दोष देना उचित नहीं है। इससे क्या होती है, परिवार के अंतर्गत जो होती है एक हीन भावना जागृत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करें कि अतः हमारे समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि लोग केवल स्त्री को ही दोषी न समझे। तो बाध्यता समझ में आ गई होगी कि जिन महिलाओं पुरुषों का बच्चा नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाध्यता के नाम से जानते हैं। अब क्या है, आजकल कृत्रिम सहायक जन्म प्रौद्योगिकी के कई साधन विकसित हो चुके हैं जिसे स्वपात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ के नाम से जानते हैं। कृत्रिम विधि द्वारा प्राप्त संतान को प्रखनली शिशु भी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। अब देखिए इसके क्या क्या है। पहला है डिंब वाहिनी का स्थानांतरण। इसको कैसे किया जाएगा, अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऐसी स्त्रियां जिनकी अंडवाहिनी ओविडक्ट में विकृति आ जाती है। विकृति का मतलब क्या होता है, जो अंडवाहिनी होती है, अंडे को वहन करने वाली जो होती है, उसमें विकृति आ जाती है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। विकृति का मतलब होता है परिवर्तन होना, ठीक ना। जैसे अंडा जो है थोड़ा सा गोलाकार से चपटा है और उसको दबा करके हमने गोलाकार दिया है, चिपटा कर दिया, तो क्या हो गया, परिवर्तन आ जाता है। तो उनके अंडाणु को बाहर प्रयोगशाला में पुरुष शुक्राणु के साथ उचित गर्भाशयी वातावरण में निषेचन कराया जाता है। जब उनको बाहरी गर्भशाला जो है प्रकृति में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है एवं भ्रूणीय विकास की 8वीं ब्लास्टोमियर अवस्था में भ्रूण को माता की फैलोपियन नलिका में स्थापित कर। जब 8 कोशिकीय अवस्था हो जाती है, जब 8 सेल डेवलप हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, माता के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को अंतर्डिंबवाहिनी स्थानांतरण कहा जाता है, जिसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जेफ्ट के नाम से जानते हैं। एक होता है नेफ्ट, तो नेफ्ट जो होता है पैसा भेजने कम करता है, एक है जेफ्ट, ध्यान रखेंगे आप। तो पहला प्रोसेस क्या है, जिफ्ट के माध्यम से जो है महिला के बच्चे को, महिला का जो बाह्य महिलाएं हैं उनको बच्चा कराया जा सकता है। दूसरी ये क्या है, अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण, आईयूटी, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक अवस्था वाले भ्रूण को सीधे स्त्री के गर्भाशय यूट्रस में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, इसको आईयूटी कहते हैं। 8 से अधिक जब सेल हो जाएंगे ना तो उसको डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। जीव निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर पाती, जो बार बार जो होते हैं, जैसे जानवरों में भी देखने को मिलता है कि उसको सीमेन चढ़ाया जाता है फिर भी बच्चा नहीं ठहरता है, तो वैसे इसमें क्या करें कि ऐसी स्त्री जो गर्भधारण नहीं कर पाती है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से शुक्राणु अंडाणु मिलना फिर भी उनका गर्भ का न ठहरना, ठीक है ना, अर्थात जिनके गर्भ में बच्चा टिक नहीं पाता, उनमें निषेचन के बाद जाइगोट से बनने वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को जीव निषेचन कहा जाता है। क्योंकि जब जाइगोट बना लेगा और जाइगोट के बाद जब भ्रूण बन जाएगा तो वह भ्रूण एक क्या होगा, जीव होगा, और जीव को जब ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इसको हम जीव निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। जीव निषेचन क्या है कि जिनके गर्भ में बच्चा टिक नहीं पाता है तो निषेचन के बाद जाइगोट से बनने वाले भ्रूण को डायरेक्ट जो होता है ट्रांसफर किया जाता है। क्लास यदि अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि एक भी देखने वाला होगा बंदा तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक, ये ध्यान रखें आप। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे करें कि युग्मक अंतः निक्षेपण, गीमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऐसी स्त्रियों के अंडाणु में विकृति रहती है या वे ठीक प्रकार से नहीं बन पाते, जिनके अंडाणु ठीक प्रकार से नहीं बन पाते हैं, जिनमें बार बार टेढ़ापन विकृति देखने को मिलती है, ऐसी स्थिति में दाता जो डोनर होता है
स्त्री से अंडाणु लेकर माता के फैलोपियन नलिका में स्थापित किया जाता है एवं निषेचन कराया जाता है। उसके बाद आता है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस विधि में शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु के केंद्र में निक्षेपित किया जाता है। अंडाणु है तो शुक्राणु जो है इसको डायरेक्ट जो होता है भेज दिया जाता है अंडाशय के भीतर, और निषेचन होने पर भ्रूण को 1 से 5 दिन तक प्रयोगशाला में रखते हैं, फिर इसे माता के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्योंकि कोई भी जीव को डाला जाएगा तो माता के यूट्रस में ही, गर्भाशय के अंदर ही स्थानांतरण किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए और आईवीएफ पात्र निषेचन का वर्णन दीजिए। आईवीएफ हमने देख लिया कि बाहर जो है एक प्रकार से बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है निषेचन, उसके बाद ट्रांसफर किया जाता है। आईवीएफ की प्रक्रिया व्याख्या कीजिए या आईवीएफ निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा उस चीज़ को, आपने पूरी तरीके से सहायक जनन तकनीकी पढ़ लिया, बाध्यता पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए आईवीएफ के अंतर्गत क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो दंपति के अंडाणु एवं शुक्राणु, स्त्री के अंडाणु एवं किसी अन्य दाता के शुक्राणु, दाता स्त्री के अंडाणु एवं पुरुषों के शुक्राणु, दाता के अंडाणु एवं शुक्राणु, दान किया हुआ भ्रूण, ये सारी चीज़ें जो होती है की जाती है। आईवीएफ क्या, देखिए आईवीएफ प्रक्रिया शुरू करने से पहले चिकित्सा स्त्री के अंडाणु एवं गर्भाशय की जांच करता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मान के चलिए कि हमने पूरी तरीके से सब चीज़ चेक कर लिया, रेडी कर लिया, पता चला कि अंडाणु एवं गर्भाशय जो है डिस्टर्ब है। इसी तरह पुरुष के शुक्राणु को भी जांच कर लिया जाता है। इसके बाद अंडो उत्सर्ग के लिए स्त्री को प्रेरक इंजेक्शन दिया जाता है। स्त्री को उत्तेजित करने के लिए क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि अंडों का उत्सर्जन हो, जो फैलोपियन नलिका होती है वहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में अंडाशय आ जाए, जिससे इनमें अंडो उत्सर्ग एवं निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। फिर चिकित्सक कृत्रिम विधि द्वारा अंडो उत्सर्ग कराते हैं। तत्पश्चात पुरुष शुक्राणु की जांच के बाद दोनों का निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है। दोनों को, अंडाणु को लिया जाएगा, शुक्राणु को लिया जाएगा, प्रखनली में उसको मिलाया जाएगा। प्रखनली में बनने वाले भ्रूण की संपूर्ण देखभाल की जाती है। 3 से 5 दिनों के बाद भ्रूण को मादा के गर्भ में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह आईवीएफ सिस्टम है, ठीक, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में एक औचित्य को समझाइए। 2020 WK में पूछा गया। राष्ट्र हित में परिवार नियोजन क्या है। परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, क्योंकि इसे जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्या को रोका जाता है। राष्ट्र परिवार नियोजन, ठीक है, लाल त्रिकोण होता है, देखे होंगे आप, ये परिवार नियोजन का सिंबल है। आप गाड़ियों के पीछे देखे होंगे, बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, स्कूल बसों के पीछे ट्रक वालों भी लगाए रखते हैं आगे, तो ये क्या होता है, परिवार नियोजन का सिंबल है। जनसंख्या वृद्धि से बहुत सी समस्या पैदा होती है, क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि होगी आपको मकान, आवास, घर, कपड़े, सारी चीज़ें, ठीक है, समाज में जगह चाहिए, नौकरी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, जिसके कारण हमारी आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं से कुछ निम्न है, और निम्न क्या है, देखिए बाल विवाह, सबसे पहली चीज़ क्या डाला गया है, बाल विवाह। यौन आरंभ के समय युवाओं में जन्म क्षमता विकसित हो जाती है। उस समय 11 से 13 वर्ष की उम्र में द्वितीय गौण लक्षण तथा जनन लक्षण का विकास होता है। इसी तरह पुरुषों में 15 से 18 वर्ष की उम्र में इन लक्षणों का विकास होता है, द्वितीय और गौण लक्षण का, जिसको कहते हैं। परंतु हमारे समाज में कई स्थानों पर बच्चों का विवाह जल्दी कर दिया जाता है, जिससे बच्चों का जनन स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उनमें गृहस्थ जीवन को संभालने की क्षमता का अभाव रहता है, शिक्षा स्तर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, और कई सारी समस्याएं पैदा होती है। जब बाल विवाह होगा, मान के चलिए जब बालक किशोरावस्था में है, लड़की किशोरावस्था में है, इस पगले का शासन शादी तो कर दिया जाएगा बच्चियों बच्चियों का, लेकिन रीजन क्या होगा, शादी जैसे ही कर दी जाएगी, अभी किशोरावस्था है, इस बच्चे को हर चीज़ पसंद आएगी, और जाहिर सी बात है कि जब शादियाँ इन उम्रों में होगी तो 2 साल के बाद ये लोग क्या करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे भारत के अंतर्गत क्या है, भारत के अंतर्गत सेक्स जो है वह एक क्या है, मिस्ट्री है, ठीक है। यदि बात मैं करूँ सेक्स की, तो भारत के अंतर्गत जो सेक्स है, ठीक है, वह क्या है, मिस्ट्री है, और हर
जो इंसान है, लड़की है, इस सेक्स के बारे में नहीं जानती, लड़का जो है नहीं जानता, इसलिए इसके बीच क्या बना हुआ है, मिस्ट्री बना हुआ है, रहस्य बना हो गया। और ये लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, जिसको पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसके प्रति ये लोग क्या होते हैं, जानवर बन जाते हैं। तो हमारे समाज को क्या है, सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ें क्या है, सेक्स के बारे में ज्ञान देना। अब जो होता है, यदि सेक्स के बारे में ज्ञान देते हैं तो लोग इसके ऊपर क्या होते हैं, समाज में बुरा प्रभाव भी पड़ता है कि बच्चों को जो है अभी से सेक्स की जो है शिक्षा दी जा रही है, समाज में गलत इसका निर्देश दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, बहुत से लोग ऐसा जानते हैं कि कहीं जो होता है, बहुत से ऐसे लोग जो ऐसे जो है लड़के लड़कियां जो शिक्षित नहीं हो पाए, उनको ऐसा लगता है कि किस या चुंबन से भी जो होते हैं बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमें क्या होती है, इसको बहुत ज़रूरी है शिक्षा की। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं माता एवं शिशु की मृत्यु, डेथ ऑफ मदर एंड द चाइल्ड। बाल विवाह के कारण महिलाओं में गर्भधारण के समय उचित पोषण एवं शारीरिक क्षमता में कमी से शिशु तथा दोनों की मौत हो जाती है। अब देखिए, यदि जब किशोरावस्था में बालक की शादी, लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो उसकी शरीर जो होती है यदि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, पूरी तरीके से यदि डेवलप नहीं हो पाती है, और उसी समय जो है बच्ची जो है गर्भ धारण कर लेती है, तो उसके अंदर आयरन की कमी होगी, उसके अंदर पोषण की कमी होगी, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी। और जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, जब सारी चीज़ें की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ गर्भ बच्चे के प्रसव के समय जो होगी, माता और जच्चा और बच्चा दोनों की जान जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैंने क्या कहा अभी, अब देखते हैं शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ द एजुकेशन। जनन स्वास्थ्य की समस्या का सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है। अधिकतर गांवों में बालिकाएं कई सारी जन्म परेशानियों से गुजरती हैं, परंतु शर्म के कारण अपनी समस्या किसी से कह नहीं पाती हैं। जाहिर सी बात है, ग्रामीण इलाकों में जो है बहुत सी ऐसी महिलाएं, अब तो शिक्षा जो है खैर हर जगह पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी जो है यह हमारे, मैंने कहा कि सेक्स क्या है, एक रहस्य बन चुका है। सेक्स से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, वो लड़कियां जो है बता नहीं पाती हैं, छुपाने की कोशिश करती है, जो आगे चल करके बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेता है। तो इसी के साथ जननांगों की सफाई का ध्यान न रखना जो कई बीमारियों का कारण बन जाती है। कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं यहाँ पे, देखिए, उपयुक्त विवरणों का अध्ययन करने से पता चलता है कि परिवार नियोजन राष्ट्र के हितों में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसमें न केवल जनसंख्या वृद्धि समस्या से निजात मिलती है, बल्कि समाज में उत्पन्न कई समस्याओं से स्वयं को, अन्य लोगों को भी बेहतर बाहर निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पे है चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखना है। आइए देखते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है। गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व अनचाहे गर्भ की स्वैच्छिक समापन, मतलब गर्भकाल पूर्ण होने से पहले या अनचाहे बच्चे को क्या करना, गिराना, समय से पहले अबार्सन करा देना, ठीक ना, उसको समापन करना, ये क्या कहलाती है, उत्प्रेरित गर्भपात कहलाती है, इंड्यूस्ड अबार्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, या क्या हो सकता है, अवैध संबंध के कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसको चिकित्सीय सगर्भता समापन, और यह जो होता है 3 मंथ के अंदर ही करा लेना जो होता है उचित माना जाता है, जिसमें महिला को सुरक्षित, लेडी को सुरक्षित रखा जा सकता है। बात करें कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए एमटीएफ की अहम भूमिका है। विश्व में प्रति वर्ष लगभग 4 से 5 करोड़ महिलाएं एमटीएफ कराती हैं। ठीक है, जो कुल सगर्भता का 5वां भाग है, 1/1/5 है। विश्व के कई देशों ने इस विधि को कानूनी बनाया या नहीं सोचनीय विषय है, क्योंकि इस नैतिक, धार्मिक, भावनात्मक, सामाजिक विषय जुड़े होते हैं। एमटीएफ, भारत सरकार ने 1971 में दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों के साथ कानूनी स्वीकृति प्रदान की। इन प्रतिबंधों का मूल उद्देश्य क्या होता है कि मादा भ्रूण हत्या को रोकना, जिससे स्त्री पुरुष का लिंगानुपात कम होता जा रहा है। एमटीपी क्या है, एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि अनचाहे गर्भ का समापन, वही जो है आप आवासन के नाम से जान रहे हैं। जो असुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक विधियों की असफलता, बलात्कार या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले रोग से
माता या भ्रूण दोनों की जान का खतरा आदि दशाओं में अनिवार्य है। एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य क्या करना है? अनचाहे गर्भ का समापन है, ठीक ना, मतलब अनचाहे गर्भ को रोकना है। अब उसको गर्भ को कैसे रोका जा सकता है? यदि महिलाएं शिक्षित होंगी, यदि बच्चे शिक्षित होंगे, तो एमटीपी का पूरी तरीके से पालन किया जा सकता है। पहली बात कि वह असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाएगा, वह गर्भ निरोधक विधियों में असफलता नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं वह जो है निरोधक या अन्य सारी प्रकार की दवाओं का उपयोग कर सकता है, बलात्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि सेक्स क्या है, और सेक्स इज अ मिस्ट्री, मतलब एक प्रकार की क्या है, रहस्य है, और रहस्य को जानने के लिए लोग क्या करते हैं? बलात्कार। गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले रोग से माता भ्रूण होता है। स्त्री के गर्भधारण के 3 माह पूर्व का एमटीपी के लिए उपयुक्त माना गया। मैंने कहा कि 3 माह के अंदर ही करा लेना उचित माना जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। इसके बाद का समय अधिक जोखिम वाला होता है। यह कार्य केवल योग्य चिकित्सा द्वारा ही कराया जाना चाहिए। बार बार गर्भपात स्त्री के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। आइए देखते हैं जनसंख्या विस्फोट एवं जन नियंत्रण पर निबंध लिखिए। देखिए बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट एवं उसके नियंत्रण पर निबंध का कैसे लिखा जाए, चलिए देखते हैं, बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण पर। देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या है? निरंतर शिशु जन्म दर में वृद्धि के कारण किसी स्थान की जनसंख्या में अचानक तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अभी जैसे बात कर लेंगे हमारे भारत की जो है लगभग लगभग आबादी की बात कर लेंगे 142 के करोड़ के बाद लगभग 142 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। चीन को भी पछाड़ दिया हमारा भारत। तो अचानक से क्या हो जाए? जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। विस्फोट का मतलब क्या होता है? फटना, मतलब वृद्धि कर जाना। तो किस में बात कर रहे हैं? जनसंख्या की। तो अचानक जनसंख्या में वृद्धि हो गई, और जब वृद्धि हो जाएगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। जनसंख्या विस्फोट से उस स्थान की जलवायु, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, रोजगार, उत्तम खान पान, स्वास्थ्य सब चीज़ प्रभावित होता है। जैसे देखिए जनसंख्या बढ़ेगी, जलवायु प्रभावित होगा। जलवायु कैसे प्रभावित होगा? पेड़ पौधे हर चीज़ को काटेंगे, पहाड़ को काट के समतल बना देंगे। सामाजिक स्तर बढ़ेगा, जहाँ पे जिस घर में 5 बच्चे हैं, जिस घर में 5 जन लोग हैं, वहाँ पे 8 हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? अब जो चीज़ जो पिताजी 200 रुपये कमा करके 5 लोगों को खिला रहे थे, वही 200 रुपये में 8 लोगों को खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? या तो जो हम समाज में अच्छे कपड़े पहन रहे थे, जो हम 500 में 5 लोग पहन रहे थे, वही 500 में अब 8 लोगों को पहनना है। तो कहीं ना कहीं क्या होगी? कपड़े की क्वालिटी में गिरावट आएगी, समाज में भी गिरावट आएगी उस चीज़ों को देखते हुए। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, शिक्षा नहीं मिल पाएगा। जो 5 लोगों को पढ़ाना था, 8 लोगों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब फी नहीं पे कर पाएंगे, रोजगार मिलना मुश्किल होगा। ये सारी चीज़ें जो होगी जनसंख्या विस्फोट हो सकती है। देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? पहला है निम्न सामाजिक स्तर है, लो लिविंग स्टेटस। भारत में अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव में शिक्षा की कमी, अच्छे रहन सहन के अभाव में लोगों की मानसिकता में इस बात का घर कर जाना कि बच्चे अधिक कमाएंगे और जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। वो सोचते हैं कि जितने हम बच्चे पैदा कर देंगे, वो बाद में बच्चे क्या करेंगे? कमाएंगे, और कमाने के बाद क्या करेंगे? वह कमाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? धनवान बन जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया है कि पुत्र सपुत्र का धन संचय, और पुत्र का पुत्र का धन संचय। यदि पुत्र आपका सही है, सपूत है, अच्छा है, तो उसके लिए धन संचय करना क्या है? बेकार है। और पुत्र कपुत भी है तो उसके लिए भी धन को संचय करना बेकार है। इसी कारण ऐसे लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। दूसरी बात क्या होती है? अशिक्षा की। अशिक्षित होने के कारण लोगों को ज्ञान नहीं होता कि जनसंख्या वृद्धि से कितने नुकसान हो सकते हैं। लोग निरंतर जनसंख्या क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। अगली बात है पुत्र प्राप्ति की इच्छा। देखिए हमारे भारत के अंतर्गत जो है वंश को चलाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता पड़ती है, और उसी की इच्छा के लेकर के जो हम बार बार समाज कह रही है, बार बार सरकार कह रही है कि बॉय इक्वल टू गर्ल, मतलब लड़का और लड़की दोनों में क्या है? समानता है। फिर भी एक वंश को चलाने के लिए बॉय की आवश्यकता होती है कि लड़के की आवश्यकता पड़ जाती है, और इसी के पीछे जो है क्या करते हैं? पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए हमारे समाज में पितृसत्ता मतलब पुरुष प्रधानता व्याप्त है। यही कारण है कि बहुत सी महिलाओं को पुत्र प्राप्ति न होने पर भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां को अपने परिवार द्वारा अपमान भी सहना पड़ता है,
ठीक। जिस स्त्री के लड़कियां पैदा होती हैं तो उसको समाज में बहुत ही बुराइयों का सामना करना पड़ता है, अपने घरों में सामना करना पड़ता है, अपने पति के ताने, अपने सास के, अपने ससुर के, अपने जो है नंदों के भी ताने सहने पड़ते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी जानती है कि वो भी महिला है, वो हाथों में नहीं है वो सारी चीज़ें कि हम एक बच्चे को जन्म दे सकें, एक कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को बदल सकें। यदि ऐसा होता तो सबके घरों में सिर्फ बच्चे ही नहीं, सिर्फ लड़के ही पैदा होते, जबकि संतानों उत्पत्ति पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र पर। इस कारण लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा में कई बच्चे उत्पन्न कर लेते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण बनता है। बाल विवाह भी है। देखिए, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, कम आयु में ही विवाह कर देने से भी दंपति की संतानोत्पत्ति की जनसंख्या वृद्धि बनती है। जनसंख्या वृद्धि का निवारण कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। पहला है कानूनी व्यवस्था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में संसद एवं विधानसभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा को बढ़ावा देना, लोगों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षा की ओर लाने के लिए मिड डे मील 1995 में मिड डे मील लाया गया। ठीक है ना, कि कम से कम जो गरीब घर के बच्चे जो हैं पढ़ने नहीं जा रहे हैं, कम से कम वहाँ भोजन तो उनको मिलेगा, और जब भोजन मिलेगा तो उसकी बदौलत जाएंगे और साथ ही साथ शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, जो समाज को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के गरीब बच्चों को पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार देना, और 6 से 14 वर्ष के आर्टिकल 21 क्या में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो क्या है, मुफ्त शिक्षा दी जाए, जबकि वह अंधा लंगड़ा होगा तो उसको 18 वर्ष तक शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन भी दिया जाता है। उसके बाद आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन संबंधी उपायों के बारे में लोगों को बताना, सुझाव देना। कब? जब हम पढ़ेंगे, जब समाज में बैठेंगे, जब शिक्षित होंगे तब। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, बार बार जो है सेमिनार लगाया जाए। विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा और लोगों को जागरूकता देना भी जरूरी है। उसके बाद क्या आता है, जन नियंत्रण की आवश्यकता। जनसंख्या वृद्धि से किसी स्थान की जलवायु मतलब वातावरण, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, साधन आदि प्रभावित होते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर जनसंख्या में हो रही आकस्मिक वृद्धि को नियंत्रित करने की अत्यंत आवश्यकता है। अब देखिए, जनसंख्या नियंत्रण की वैज्ञानिक विधियां क्या क्या है। पहला है हमारे अंतर्गत अस्थायी गर्भ निरोधक विधियां, रासायनिक विधियां। इसकी रासायनिक विधियां निम्नलिखित है। पहला है गर्भ निरोधक गोलियां। मतलब यदि यदि मान लीजिए आप जो है आप बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है अनेकों प्रकार की गोलियां, दवा जो है मौजूद है, मेडिकल्स पे आप ले सकते हैं। लेकिन ये भी लेना एक क्या होता है, शर्म माना जा रहा है। तो इसको लोग जो होते हैं शर्म के मारे जो है कि लोग हमसे क्या कहेंगे, नहीं लेते हैं। तो इसकी वजह से देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाए जाते हैं, जिसके प्रभाव से FSH, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, का श्रावण कम हो जाता है। क्योंकि जब श्रावण कम होगा तो इसी की वजह से जो है अंडाणु और शुक्राणु को एक्टिविटी मिलती है, जिसके ग्राफियन पुटिका परिपक्व नहीं पाया जाता है और अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। जब यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन जो होंगे पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होंगे, कम हार्मोन होगा, तो वो जो होगा अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया जो होगी नहीं होती है, या तो होती भी है तो बहुत देर से होती है, जो टाइम खत्म हो गया होता है। और यह विधि गर्भ निरोधक की आसान विधि है, या आप ले सकते हैं क्या, माला D। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी जो है गांव में सरकार जो है हर तरीके से पहुंचाती है, सरकारी जो भी अस्पताल है, जो है नर्सिंग अस्पताल है, उसमें जो है सरकार पहुंचाती रहती है, ठीक है। लेकिन क्या होती है, जो महिलाएं आशा बहू या जो भी होती हैं, उसको जो है अपने तक ही सीमित रख दी जाती हैं। वह जो है घर जा कर के नहीं देती हैं, उनको ऐसा लगता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका भी बड़ा योगदान है कि जो सरकार जो है अपने तक पहुंचा रही है, वह अपने तक ही सीमित रख लेती हैं, या तो उनको फेंक दिया जाता है, या तो उनको जो है कहीं मिट्टी में दबा दिया जाता है, या जैसे भी वो लोग उसका समापन करते हों, लेकिन वह जो है हर इंसान तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। उसके बाद आता है जेली या क्रीम। इस प्रकार के रसायनों के उपयोग से योनि तथा गर्भाशय की दीवार चिकनी हो जाती है, ठीक है। जेली या क्रीम आता है जिसकी वजह से
जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वेजाइना है और यूट्रस की जो द्वार है, जो सेल है, वह क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, जिसकी अंडाणु गर्भाशय में टिक नहीं पाता है, वह तुरंत क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब चिकना हो जाएगा तो वह तुरंत जो होगा, जैसे ही अंडाणु वहाँ तक पहुँचेगा वो सरक करके फिसल करके इधर से उधर हो जाएगा, जिसकी वजह से शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाएगा। उसके बाद याद करते हैं हम लोग यांत्रिक विधियों में आते हैं। देखिए यांत्रिक विधियों में ये कंडोम निरोध जिसको बोलते हैं, ये एक आवरण होती है जो पुरुष अपने जो है इंटरकोर्स करने से पहले जो है अपने लिंग पे लगाते हैं। दूसरी बात क्या है, गर्भपात अबार्शन सिस्टम, भ्रूण विकसित होने से पहले ही ऑपरेशन द्वारा भ्रूण को समाप्त कर देना। ठीक है, यह विधि उसकी सुरक्षित नहीं होती, इससे स्त्रियों में कमजोरी आ जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग सिस्टम होता है ये। अंतर्गर्भाशयी आईयूडी है, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7 आदि स्टील अथवा तांबे के बने कुंडली होते हैं, जिन्हें स्त्री के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है और इस प्रकार को गर्भधारण द्वारा रोका जाता है। फिर यहाँ क्वेश्चन, एक सहायक जन्म प्रौद्योगिकी निम्नलिखित विधियों का वर्णन करें। पहले ही बता चुके हैं, आप देख सकते हैं।